हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिएगा, हमेशा ही पेपर में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है 4.75 मार्कर का। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा बेसिक समझा के मैं इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे आता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा सिस्टम दिया हुआ है ना, अगर b हमारे पास 0 होगा तो हमको क्या पता है ये होमोजीनियस सिस्टम हो जाता है। b इज नॉन जीरो देन इट शुड बी अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इसका अगर फील्ड है, मान लिया जाए कोई फाइनाइट फील्ड ZP है, या सेट ऑफ रेशनल्स हो सकता है ना, रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम लोग अलग अलग फील्ड के ऊपर देखेंगे कि इसका बिहेवियर किस तरीके से रहता है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग कि देखिए, अगर यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F अगर n होता है तो हमेशा ही जो वेक्टर स्पेस होता है ये आइसोमॉर्फिक n टपल्स जो फील्ड का होता है उस टाइप से होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखा जाता है, फील्ड पे पावर n। तो ये दोस्तों आपको बेसिकली याद रखना है। कुछ और मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाता चलता हूँ कि देखिए, अगर कोई m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसके कोरस्पॉन्ड हमेशा ही क्या बनता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है गोइंग फ्रॉम Fn टू Fm। ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने लिखा है। हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे कि अगर है ना कि रैंक अगर इसके कॉलम के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, रैंक अगर इसके है ना कोडोमेन स्पेस के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमने ये लिखा है TV और F2 W ओवर F LT है। यहाँ कोई B अगर इसका मेंबर है तो इसके कोरस्पॉन्ड T इनवर्स B एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर T इनवर्स एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब ये अगर 5 हो जाता है तो इसमें एलिमेंट कितने रह जाएंगे, 0। तो ये केस मैंने लिखा है। अगर नॉन एम्प्टी होता है दोस्तों, अगर ये सेट, तो कहीं ना कहीं T इनवर्स B जो होगा वो कर्नल ऑफ T प्लस सम एलिमेंट ऑफ A रह जाएगा। फिर मैंने उसके एलिमेंट की बातें करा इस टाइप से दोस्तों। अब देखिए, ये सिस्टम ऑफ जो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम के कोरस्पॉन्ड ये कैसे वर्क करेगा यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों, हम लोग आगे कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, अगर हमारा सिस्टम अगर 1-1 होता है तो याद रखना है आपको कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन यूनिक होता है, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो मतलब इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो हमारा फील्ड है LT है गोइंग फ्रॉम Fn टू Fm, तो सॉल्यूशन सेट Ax इक्वल्स टू B का क्या बनेगा। तो ये देखिए T इनवर्स B जैसे हमने लिखा था कि यही हमारा सॉल्यूशन सेट देगा, है ना। तो T इनवर्स B क्या है, हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सॉल्यूशन सेट, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, कर्नल ऑफ T का डायमेंशन लेंगे, कार्डिनलिटी, और ये क्या बनेगा कि हमारा जो फील्ड होगा उस पर पावर हम लोग नलिटी लिखेंगे। तो यही चीज़ मैंने इस चीज़ को आप लोगों को लिख के समझा दिया है कि अगर Ax इक्वल्स टू B हैज सॉल्यूशन इफ एंड ओनली, है ना, T इनवर्स B जो होगा दैट शुड बी नॉन एम्प्टी, है ना। तो इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू डोमेन स्पेसेस दैट Tx इक्वल्स टू B, यानी B जो होगा वो रेंज ऑफ T का मेंबर होगा। चलिए, इसको तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके पास क्या क्या कंडीशंस हो सकता है कि X इक्वल्स टू B शुड बी नॉन जीरो, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, है ना। हम लोगों ने लर्न करा है कि एवरी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्ड हमेशा ही एक LT बनता है। तो देखिए, इसमें केस क्या क्या हो सकता है। कहता है कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर M हो जाता है, और M क्या है दोस्तों, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन स्पेस। अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है कि डायमेंशन अगर कोडोमेन स्पेस के इक्वल हो जाता है, यानी रैंक इसके इक्वल हो जाएगा, तो मतलब क्या हमारा T कैसा रह जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। अच्छा, ऑन टू जब भी बनेगा तो T इनवर्स B का है ना नॉन एम्प्टी रह जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि ऑन टू के टर्म में हमेशा सिस्टम क्या देता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है ना, यानी सिस्टम ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन। और इसमें देखिए कि सॉल्यूशन कैन बी इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोनों भी हो सकता है। इनफाइनाइट तब होगा जब फील्ड इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का होगा, और फाइनाइट बट एटलीस्ट 2 तब होगा जब हमारा फील्ड फाइनाइट ऑर्डर का रहेगा। और आपको पता है कि फील्ड का फाइनाइट ऑर्डर है ना किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZP के होता है, P इक्वल्स टू 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये हो सकता है 2 3 5 प्राइम नंबर हो सकता है।
दोस्तों ये बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑन टू अगर फंक्शंस होता है, सॉरी LT होता है, तो उसके पास क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। इट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसका मैंने चर्चा किया है, ये याद रखना है, ऑन टू कंडीशन के लिए मैंने किया है। देखिए दोस्तों, हमारा केस सेकेंड है कि अगर रैंक ऑफ T है ना, या रैंक ऑफ A जो है वो N के इक्वल हो, और N क्या है दोस्तों, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, जिसका एक दूसरा नाम है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि रैंक नलिटी थ्योरम से क्या आ जाएगा दोस्तों, नलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, रैंक T प्लस नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस। तो डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, तो यहाँ से नलिटी दोस्तों क्या निकलेगा, देखिए नलिटी यहाँ पे बन जाएगा डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस माइनस रैंक ऑफ T, तो n-1 बिकम्स 0। तो दोस्तों ये क्या बन गया हमारा, नलिटी इसका कितना आ गया 0। तो नलिटी जो ही 0 हो गया, आपको पता है कि 1-1 के केस में ये वाला टर्म्स हम लोग लिखते हैं, है ना। T 1-1 होता है तो नलिटी के पास 0 एलिमेंट रहता है। इसका अर्थ हुआ कि हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा, और इस केस में आपको पता है कि हमारा ऑन टू नहीं हो रहा है। ओके, तो इस केस में हम लोगों को याद रखना है कि सिस्टम में नॉट बी ऑलवेज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको 1-1 कंडीशन में याद रखना है, इफ इट इज कंसिस्टेंट देन इट गिव्स अ यूनिक सॉल्यूशन, इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंट देन इट गिव्स नो सॉल्यूशंस। थर्ड पे आते हैं दोस्तों, ये देखिए केस स्टडी हमने थर्ड लिखा है कि अगर डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस एंड कोडोमेन स्पेस बोथ आर सेम। अब आपको पता ही है फाइनाइट कार्डिनलिटी की बातें कर रहा है, और डोमेन स्पेस और कोडोमेन स्पेस का डायमेंशन दोनों का सेम हो गया। इसका मतलब क्या है, एक हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था, उसका दोस्तों हम लोग यूज करते हैं कि इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा T जो है वो 1-1 भी होगा और 1-2 भी होगा। दोस्तों देखिए 1-1 होगा तो नलिटी 0 रह जाएगा, 1-2 है तो है ना रैंक T कितना रह जाएगा n। और चूंकि ये बाइजेक्टिव हो गया, मतलब 1-2 की श्योरिटी देता है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑलवेज हैव अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और हमेशा इस केस स्टडी में यूनिक सॉल्यूशंस देता है दोस्तों। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ये बताने का मकसद ये नहीं था कितना मैं आपको डेप्थ टच में लेके जाऊं, क्योंकि हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स बनाया था, उसमें मैं चीज़ों को सही से ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन 4.75 मार्कर का क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको कुछ चीज़ों की अच्छी समझ होनी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि शायद ये आप लोगों के लिए मच बेटर रहेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। आप लोगों को पता ही है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज हैज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की ये गारंटी देता है। अब केस क्या क्या हो सकता है, ये देखिए। केस फर्स्ट हो सकता है कि रैंक ऑफ A इक्वल टू N के इक्वल हो जाए, है ना। अगर रैंक N के इक्वल होगा तो नलिटी 0 बन जाएगा, नलिटी 0 बना तो है ना LT कैसा रह जाएगा 1-1 हो जाएगा, तो ऑलवेज हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ये केस स्टडी आ जाएगा। दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर T हमारा 1-1 होता है तो वहां पे सिस्टम में और मे नॉट हैव अ सॉल्यूशन, लेकिन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के केस में अगर हमारा T 1-1 होता है देन इट गिव्स ऑलवेज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशंस देगा, और वो कैसा होगा आपको पता है, ये इसकी मैंने चर्चा करा था। ये दोस्तों ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, जिसका एक दूसरा नाम है जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका याद रखना है आपको। देखिए सेकेंड केस क्या हो सकता है कि केस नंबर सेकेंड बोलता है कि अगर रैंक ऑफ A N के इक्वल ना हो, तो N के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, लेस N से छोटा होगा। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन माइनस रैंक ऑफ T। अब देखिए इससे क्या होगा कि नलिटी क्या डिसाइड करता है दोस्तों, सॉल्यूशन स्पेस देता है ना। तो इसका जो डायमेंशन होगा, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस बिकम्स फील्ड, उस पर हम लोग क्या रख देंगे, ये नलिटी क्या है N माइनस रैंक ऑफ T। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ी बहुत ना आप लोगों के पास जानकारी होनी जरूरी है कि ये वर्क कैसे होगा, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम का। इसमें तो आपने देख ही लिया कि रैंक ऑफ A इक्वल टू N है, तो ये सिंपल सी बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या रहा होगा, नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो रहा होगा। तो उस केस में तो ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे दिया है ना, यूनिक सॉल्यूशन है।
लेकिन दोस्तों इस केस में जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0 है, उस केस में ही तो रैंक ऑफ ए शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन एन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बनेगा और ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में जब भी ये बातें होगा तो फील्ड जो भी लिखा रहेगा यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 1 की बातें करेगा, इसको आपको याद रखना है। लेकिन थोड़ा सावधानी से यहाँ पे चलना जरूरी है, ठीक है। अगर रियल फील्ड रहेगा तब तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों ये बातें याद रखनी जरूरी है। आप लोग 12th स्टैंडर्ड की बातें मत करने लग जाइएगा कि फील्ड अगर सिस्टम ऑलवेज हैव अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दोस्तों ये 10th 12th स्टैंडर्ड पे इसलिए बोली जाती थी बातें क्योंकि हमारा वहाँ पे फील्ड रियल नंबर होता था। लेकिन अब हमारा जो मास्टर्स वगैरह है या फिर नेट का लेवल है, वहाँ पे अलग अलग फील्ड पे हम लोग काम करते हैं। देखिए अगर फील्ड की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, मतलब अगर मान लिया जाए फील्ड है हमारे पास रियल है, कॉम्प्लेक्स है या सेट ऑफ रेशनल है, तब तो हमारा ये सॉल्यूशन स्पेस जो भी है, देखिए इस पे पावर 1 रख देंगे तो आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। दोस्तों इसमें किसी को भी रखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस देगा, है ना। तो किसकी बातें चला, जब हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक ऐसे फील्ड की बातें करा जिसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। दोस्तों अब देखिए आगे बात करते हैं, अगर हमारे पास अगर फील्ड फाइनाइट रहेगा, ठीक है ना, लाइक Z2 Z3, अगर हमारा फील्ड ऐसा कुछ रहेगा कि Z2 दे दिया, Z3 दे दिया, Z5, तो दोस्तों इस पे जब भी पावर रखेंगे तो मान लीजिए अगर 1 रहेगा तो 2 एलिमेंट, 3 वाला रखेंगे तो 3 एलिमेंट, 5 वाला रखेंगे तो 5 एलिमेंट या उससे ज्यादा रहेगा, बट एटलीस्ट 2 होगा अगर हम लोग Z2 की बातें करेंगे। क्या समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? अगर हमारे पास फील्ड का ऑर्डर जो हमारी कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड अगर इनफाइनाइट होगा तो सॉल्यूशन स्पेस के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और फाइनाइट रहेगा तो फाइनाइट बट एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन मस्ट एग्जिस्ट। दोस्तों यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा, इस टाइप का हमेशा ही रहता है 4.75 मार्क्स में, तो ज्यादा चांसेज है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों ये बोलता है कि एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका बी कॉलम वेक्टर दे दिया, ठीक है ना, और ये बोलता है कि आप बताइए अल्फा और बीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए सॉल्यूशंस किस टाइप से बिहेव करेगा, लाइक यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन देगा। दोस्तों हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक्स में एक रिजल्ट यूज किया था, तो हम उस पर जाने से पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले बी आपको लिखना है, हमने लिख दिया है ना, ए मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी को लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म आप जब भी कन्वर्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों हमको ये मिला है, मतलब फाइनली हम इसको रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में यहाँ पे ये लेके आए हैं। अब यहाँ तक अगर आप लोग आ जाते हैं तो इसमें बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों देखिए ये वाला जो लाइन है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है और यहाँ तक आप लोगों को पेपर में जितना जल्दी पहुँच सकते हैं कोशिश करें कि हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। देखिए दोस्तों हमने ये बात करा था इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में अगर हम लोग ऐसा पहुँच पाते हैं, ये लास्ट रो जो है, ये बॉटम रो, इससे हम बहुत सारा चीज़ डिसाइड करेंगे। पहला देखिए, अगर इसका ये जो ए मैट्रिक्स है जिसको आपने रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है ना, तो ये हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशंस देगा और हम देखेंगे कि ए का क्या रिजल्ट रहता है, ए पे कैसे डिपेंड करता है। और डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है दोस्तों, तब हमको सोचने वाली बात है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो दो केस हो सकता है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी दे सकता है और नो सॉल्यूशंस भी दे सकता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शॉर्टकट के थ्रू हम लोग इस चीज को सॉल्व करें। देखिए दोस्तों ये हमारा रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है। ये अगर आप लोग गौर से देखें तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल नहीं कह सकते, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है ना, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसका जो आइगन वैल्यूज निकलेगा, आइगन वैल्यूज की तो बात हम लोग छोड़ ही दे, डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस है ना, 1 × 2 × अल्फा - 2। तो दोस्तों इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 × 2 × अल्फा - 2। अब दोस्तों इसको हमको नॉन जीरो चाहिए, तो नॉन जीरो कब आएगा,
जब हमारे पास अल्फा माइनस 2 बिकम्स नॉन जीरो, है ना, यानी दिस इम्प्लाइज अल्फा शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2। तो ये दोस्तों अब हम लोग इस चीज को हम लोग चर्चा करते हैं कि ये चीजें कैसे होल्ड करेगा। तो देखिए ये वाला चीज जब भी हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, कि डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो फॉर हैविंग द यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना, कि अल्फा शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2। तो अल्फा 2, है ना, अल्फा 2 से अगर डिस्टिंक्ट रहेगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, तो हमारा डन हो गया। दोस्तों अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए आपको? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए ये तो जीरो है ही, ये भी आपको जीरो चाहिए। दोस्तों यहाँ से आप लोग गौर से देखिए, इसको भी जीरो चाहिए, इसको भी जीरो चाहिए, इसको भी जीरो चाहिए और ये भी जीरो चाहिए, है ना। एंटायर बॉटम एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स एट द बॉटम रो शुड बी जीरो फॉर हैविंग द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो दोस्तों ये देखिए, ये बहुत अच्छा लाइन है। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा? अल्फा इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से आपको मिल गया अल्फा इक्वल्स टू 2 और यहाँ से मिल गया बीटा इक्वल्स टू 7। इस दोनों वैल्यूज के लिए जो हमारा सिस्टम है वो कैसा सॉल्यूशन देगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए दोस्तों क्या करेगा? ये अल्फा का वैल्यू 2 रहेगा और बीटा का वैल्यू 7 रहेगा। कितना इजी चीज है हमारे लिए। अब दोस्तों नो सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए? देखिए नो सॉल्यूशंस के लिए ये सारा चीज तो सिमिलर ही चाहिए, लेकिन ये जो चीज है नो सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो चाहिए होगा। तो क्या आएगा? अल्फा का वैल्यू 2 रहेगा और बीटा का वैल्यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम 7 रहेगा। और यही लिखा हुआ है फॉर नो सॉल्यूशन अल्फा शुड बी 2 एंड बीटा शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम 7। तो दोस्तों कितना इजी है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, है ना। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए कि एंटायर बॉटम लाइन अगर जीरो हो जाएगा तो उस पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए का पार्ट बॉटम पे अगर ये जीरो हो जाए और ये वाला पार्ट अगर नॉन जीरो हो जाए तो दोस्तों ये क्या देगा? नो सॉल्यूशंस देगा। और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे? ये देखिए ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कर दीजिए, है ना। तो अल्फा के जो वैल्यूज आएंगे जिसपे ये नॉन जीरो देगा उससे हमको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इजी हमने बनाने की कोशिश करा, अदरवाइज आप लोग करेंगे तो लगेगा कि काफी ज्यादा हमको पजल कर रहा है। तो इससे मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा इजी मेथड के थ्रू चलें जहाँ पे आप कुछ चीजें अच्छे से ग्रैब कर लें। दोस्तों यही सारा मैंने कंडीशंस ले रखा है, देखिए इसको मैंने एक्सप्लेन करा है, इसको मैंने समझाने की कोशिश करा। ये देखिए दोस्तों बॉटम लाइन है, बॉटम रो कह सकते हैं, सारे के सारे जीरोज हो जाएंगे। तो ये दोस्तों क्या देगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेफ्ट हैंड साइड जीरो बट राइट हैंड साइड नो जीरो, नो सॉल्यूशंस देगा। यहां तक का मैंने ये बात करा है कि जो पूरा डिटर्मिनेंट होगा दोस्तों, ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, तो ये यूनिक सॉल्यूशंस देगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना है, ये आपको रियली में ही काफी ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों ये मैंने कुछ आगे की बातें करा है, ये थोड़ा हम लोग बेसिक्स की हमने बातें कर दिया कि डी इक्वल्स टू डी डैश हो जाएगा, है ना, इस टाइप का। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, डी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डी डैश, तो नो सॉल्यूशन। इसको भी छोड़ देते हैं, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए क्या क्या कंडीशंस होता है और क्वेश्चंस आएगा तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों आज का क्लास ओवर करते हैं और अगले वीडियोज में हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं बोलना जरूर चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज जो भी दोस्त आप लोगों के CSIR नेट की IIT JEM वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर फॉरवर्ड करें, रियली में उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा इनसे। और आप लोगों को अपकमिंग CSIR नेट के लिए बहुत बहुत क्या बोलें कि बहुत ही ज्यादा आप लोग अच्छा करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लेके, जैसे डायगोनलाइजेबिलिटी, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म वगैरह। अब हम लोग उस पर ज़्यादा करके फोकस करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से 4.75 मार्कर का ज़्यादा मतलब फिक्स करके क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर।